नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को हल करेंगे और ये इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो चलिए आज के इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा साइंस का पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी, समय, प्रकाश या धारा? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की खगोलीय इकाई है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या आर्किमिडीज का नियम? तो रॉकेट जो काम करता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो करता है न्यूटन का तृतीय नियम पर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर न्यूटन का प्रथम नियम, इसको कहा जाता है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और प्रथम नियम है क्या? प्रथम नियम में है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, गतिशील अवस्था है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। द्वितीय नियम जो होता है उसको कहा जाता है संवेग का नियम। द्वितीय नियम को संवेग का नियम कहा जाता है, संवेग का नियम। और जो तृतीय नियम है इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। तृतीय नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसलिए इसको क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने को पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो बल का जो फार्मूला होता है वो होता है F बराबर ma। m क्या होता है? तो m होता है द्रव्यमान और a होता है त्वरण, और ये क्या है? आपका बल है। तो देखिए बल बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, आपेक्षिक वेग, घर्षण की कमी या घर्षण की अधिकता? तो दलदली सड़कों पर फिसलने का जो कारण है वो है घर्षण की कमी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का सूचक होता है? गर्म मौसम, सर्द मौसम, आंधी की संभावना या शुष्क मौसम? तो बैरोमीटर का पारा अचानक गिरना यह संकेत होता है आंधी की संभावना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर की बात की जाए तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। बैरोमीटर क्या काम करता है? तो वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक शब्द आया है पारा। पारे की अधिकता से रोग जो होता है, पारे की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये होता है पारे की अधिकता से मिनीमाता रोग। पारे की अधिकता से होने वाला रोग मिनीमाता रोग होता है। ये भी आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्था या गुरुत्व? तो वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार जो होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होगा? अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, अणुओं की ऊर्जा कम हो जाएगी, ऑप्शन सी अणुओं का भार बढ़ जाएगा या अणुओं का भार घट जाएगा।
तो जब वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं में परिवर्तन होता है, उसके जो अणु होते हैं उसकी चाल बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9, ताप का एसआई मात्रक क्या है? सेल्सियस, केल्विन, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट? तो ताप का एसआई मात्रक जो है वो है केल्विन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो अगर आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछे तो डिग्री सेल्सियस में मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। और इसका एक्यूरेट मान अगर आपको बताऊं तो ये होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछ ले केल्विन में बताइए तो केल्विन में होता है मनुष्य के शरीर का तापमान 310 डिग्री केल्विन। फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो फ़ारेनहाइट में आपको पता होना चाहिए 98.6, जिसको 98 मानते हैं, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित रहती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तो घड़ी की जो स्प्रिंग होती है उसमें जो ऊर्जा रहती है वो रहती है स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, स्थितिज ऊर्जा का EP बराबर mgh। m क्या है? द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h है ऊंचाई। इसी प्रकार से गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है EK बराबर 1/2 mv²। ये भी अपने को याद रखना है। यहाँ पर भी m द्रव्यमान, v यहाँ पर वेग है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी अपने को पता होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 11, न्यूनतम संभव ताप क्या है? -273 डिग्री, 0 डिग्री, -300 डिग्री या 1 डिग्री? तो न्यूनतम संभव ताप की अगर बात की जाए तो न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 12, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो मिट्टी का जो घड़ा रहता है उसमें पानी ठंडा रहने का जो मुख्य कारण है वो कौन सी क्रिया है? द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन या इनमें से कोई नहीं? तो वो घटना है वाष्पीकरण की घटना, जिसके कारण से मिट्टी का जो घड़ा रहता है उसका पानी, उसका जो जल रहता है वो ठंडा रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए? तो ये होना चाहिए कितनी? 17 मीटर। परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच में प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो दूरी होना चाहिए वो होनी चाहिए न्यूनतम 17 मीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? हीरे में, पानी में, निर्वात में या हाइड्रोजन में? तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रकाश के वेग की बात कर लेते हैं। तो प्रकाश का वेग भी अपने को पता होना चाहिए। प्रकाश का वेग क्या होता है? तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग, तो वायु में ध्वनि का वेग ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो ये होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड। ये दोनों जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अपने को पता होना चाहिए। चलिए आज के वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न संख्या 15, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा या एल्यूमिनियम? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो धातु का प्रयोग होता है वो होता है यूरेनियम। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम के संकेत की बात की जाए तो इसका संकेत होता है यू। लोहे के संकेत की बात की जाए तो इसका संकेत होता है Fe। तांबे का संकेत होता है Cu। एल्यूमिनियम का संकेत है
Al। और प्रकृति में जितने भी पाए गए तत्व है, सबसे भारी तत्व जो है प्रकृति में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रकृति में सबसे भारी तत्व, सबसे भारी तत्व वो भी आपका यूरेनियम है। प्रकृति में जितने भी पाए गए तत्व है उनमें सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यूरेनियम। यूरेनियम चमकदार जो है श्वेत रंग की धातु है। इसका परमाणु संख्या जो है, यूरेनियम की परमाणु संख्या है इसकी 92। परमाणु संख्या यूरेनियम की है 92 और परमाणु भार है यूरेनियम का 238। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यूरेनियम के बारे में पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने साइंस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये पहला पार्ट देखा। उम्मीद करता हूँ ये पहला पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक आपने अभी तक कर दिया होगा, और अभी भी नहीं किया तो आप कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आपके लिए मैं इस प्रकार से नोट्स बनाकर आपको तैयारी करवाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।